ठीक है, हेडिंग डालना है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। सिंपल सा मीनिंग बता दो, 5 ईयर प्लान माने क्या? 5 साल का प्लान। और प्लानिंग मतलब क्या? एक टारगेट हो, उसको अचीव करने का एक समय हो, और उसको अचीव करने के लिए आप पे एक स्ट्रेटेजी, वही है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई वो भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस अर्थव्यवस्था में कुछ टारगेट डिसाइड किए जाते हैं, उन्हें एक निश्चित स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अचीव किया जाता है विद अ स्ट्रेटेजी। तो इसमें भी तो यही हो रहा है। 5 साल के लिए अपन एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तय करते हैं कि इन 5 साल में हमें 4%, 5% या 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल करना है। तो ये क्या हो गया? टारगेट। समय कितना हो गया? 5 साल। और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना। सिर्फ मन की बात में आके कह देने से क्या ग्रोथ रेट हो जाती है? नहीं, काम करना पड़ता है। तो इसलिए अपन कहते हैं पंचवर्षीय योजना भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था का क्या है? हिस्सा है। तो लिख लो पहली बात तो यह। और सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है पंचवर्षीय योजना की? आने वाले 5 वर्षों के लिए विकास की एक योजना, डेवलपमेंट स्कीम फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स। अब यहां से स्टार्ट करना है। हु इज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान? ये बताओ, ये जो प्लानिंग वाला मैटर है ये किस अर्थव्यवस्था में बनेगा? पूंजीवादी में या राज्यवाली में? राज्यवाली में, क्योंकि ये प्लानिंग बनाना किसे? स्टेट को बनाना है ना, तो उसके लिए स्टेट इकोनॉमी होना जरूरी है। इसके जो फादर है वो जोसेफ स्टालिन है, रसिया के हैं। उन्होंने सबसे पहले 5 ईयर प्लान बनाया था। और रसिया में स्टार्टिंग में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? स्टेट इकोनॉमी। को बनाता कौन था और इन्हें लागू कौन करता था? सरकार तो करती है, लेकिन सरकार की कौन सी शाखा? तो योजना आयोग। तभी तो उसका नाम योजना आयोग, क्योंकि वो उन योजनाओं को बनाता था और लागू करता था। तो लिख लेना, पंचवर्षीय योजनाओं का फॉर्मेशन और कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक। तो हु वॉज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान? तो जोसेफ स्टालिन फ्रॉम द सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। कितनी पंचवर्षीय योजना बनी भारत में? 12। पहली बनी है 1951 से 56 और अंतिम बनी है 12 से 17। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कुल समय क्या हो गया? 51 से 2017। अंतिम 12वीं कब से कब तक चली? 2012 से 2017। और इनको बनाने का फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन का काम किस संस्था के पास था? प्लानिंग कमीशन के पास, है ना। लिखना नहीं है ना। यहां देखो, पहली कब से कब तक चली? 51 से 56। अगली चलेगी 56 से 61, फिर 5 साल 61 से 66। लेकिन फिर बीच में कुछ सालों का गैप आ जाएगा, 5 साल का प्लान नहीं बना पाएंगे ना, कुछ कारणवश, वो बताएंगे क्यों नहीं बना पाए। फिर अगला 5 ईयर प्लान कब बना है? 69 से 5 साल, 74, फिर 74 से 79, फिर 1 साल भारत में गड़बड़ चलेगी राजनीतिक, इसलिए 1 साल नहीं बनेगा। फिर अगला कब से बनेगा? 80 से 85, फिर 85 से 90। फिर 2 साल भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, फिर नहीं बन पाएगा। फिर कब से बनना स्टार्ट होगा? 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12 और 12 से 17। तो इस तरीके से अपन को पढ़ना है। और ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो उन 5 साल में क्या की गई है? हासिल की गई है ना। तो अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक। तो हेडिंग डाल लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और टाइम डेट लिख लेना 51 से 56। ये लिख लेना, इस योजना में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। अपन जितने भी मॉडल पढ़ेंगे वो कुछ और ना होके ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, हेराल्ड और डोमर, है ना। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इन 5 सालों में जिस तरीके से रेगुलेट करा, उन्होंने अपने रेगुलेशन का नाम क्या रखा? हेराल्ड डोमर मॉडल। सिंपल सी बात है। ये दो व्यक्ति हेराल्ड और डोमर, है ना, इकोनॉमिस्ट, उन्हीं के नाम पे इस मॉडल का नाम रखा जिनके मॉडल को फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपनाया गया भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने। अच्छा, इन 5 सालों में अपन ने किस चीज को केंद्र बिंदु रखा, यानी सबसे ज्यादा फोकस अपन ने किस सेक्टर पर रखा? तो लिखना कृषि विकास, कृषि और सिंचाई का विकास। कृषि और सिंचाई विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, देखते हैं इन 5 सालों में कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई। ठीक है, तो लिख लो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा? नाम से क्या समझ में आ रहा है? इस कार्यक्रम में क्या किया गया होगा? समुदाय का विकास किया होगा। कौन से समुदाय का? ग्रामीण समुदाय का। तो सिंपल सा तुम लोग लिख लो ग्रामीणों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ रूरल। अब लेकिन क्या हुआ, इसमें बहुत सारी स्कीम चलाई गई, है ना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम चलाई गई, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, दिल्ली से स्कीम तो चल गई लेकिन जनता तक
नहीं पहुंची, तो उसके लिए एक और प्रोग्राम चलाया गया, उसका नाम लिखो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, टेकिंग द स्कीम्स टू द विलेज। देखना है, देखो सारी पंचवर्षीय योजना अपन को ऐसे ही पढ़ना है, उसका मॉडल, उसका थीम, उसमें चलाई गई स्कीम और उसमें चालू किए गए प्रोजेक्ट, है ना। तो अब देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट कौन से चलाए गए। ठीक है, क्या दिख रहा है ये डैम, और ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत को बड़े बड़े डैम दिए हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड में भारत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है अपन को, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है डैम वाला। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा है, वही तो बोलो, टेहरी, भाखड़ा, वेरी गुड। तो भाखड़ा इसी में बनाया गया। लिखना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में पहला प्रोजेक्ट कौन सा, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। कहां है ये, पंजाब और हरियाणा की सीमा पे, है ना। भाखड़ा हरियाणा में, नागल पंजाब में, ये दो प्लेसेस है। लेकिन अपन को लिखना है फिर भी हिमाचल। क्या हमने क्या बोल दिया, पंजाब और हरियाणा नहीं, हिमाचल और पंजाब, है ना, हरियाणा नहीं। कौन सी नदी निकलती है, झेलम जम्मू कश्मीर में जाती है, सतलज रिवर पर है ये, है ना। क्या हो रहा है, इट इज सिचुएटेड ऑन द सतलज रिवर। तुम लोग इसमें नीचे लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। वो अपन जब ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी लिख लो, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डैम है, दूसरी परियोजना लिखो इसमें, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो बता ही देना किस नदी पर है, दामोदर, क्योंकि नाम में ही शामिल है। लेकिन स्टेट कौन सा है, झारखंड। ठीक है, इसकी क्या खासियत है दामोदर नदी घाटी परियोजना की, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, है ना, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। फिर लिखना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड, है ना। तो हीराकुंड परियोजना लिखना है। अच्छा स्टेट तो बता दो, उड़ीसा। और रिवर कौन सी रिवर, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है, महानदी। तो लिखना किस नदी पर है ये, महानदी पर। अब देखो यहां से तीन फैक्ट याद रखना है अपन को, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल पहली, दामोदर, और भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड परियोजना में लिख लो, हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द इंडिया, 4.8 किलोमीटर। दूसरा डालो, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61। द्वितीय का मॉडल लिख लो, पीसी महालनोबिस। इनके बर्थडे पे कौन सा डे मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस, कब, 29 जून। तो ये वही इकोनॉमिस्ट है, लिखना पीसी महालनोबिस। थीम यही थी, भारी उद्योगों पर फोकस या बल। हैवी इंडस्ट्री, है ना, फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्री, या इसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। घर पे स्टील ले आए और बिछा के सो रहा है ना, स्टील का उपयोग कुछ अदर चीजें उसमें होता है ना। तो जो इंडस्ट्री स्टील बना रही है वो क्या कहलाएगी, आधारभूत इंडस्ट्री, क्योंकि वो इंडस्ट्री कहीं और जाके यूज होगी। ऐसे जो इंडस्ट्री सीमेंट बना रही है वो क्या कहलाएगी, आधारभूत इंडस्ट्री, क्योंकि सीमेंट का कोई ऐसा उपयोग नहीं है जैसे डायरेक्ट कंज्यूम करे ना, उसका उपयोग उन चीजों में है जो आगे चल के उपयोग होंगी, जैसे सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में ना। तो जो चीजें रॉ मटेरियल के तौर पर बनाई जाती है जिन फैक्ट्री में, उन फैक्ट्रीज को क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ये सिंपल से याद रखना, ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं जो आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होगा, है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन प्रमुख योजनाएं कौन सी चलाई गई। तो इसमें भारी उद्योग में सबसे पहले 3 प्लांट लगाए गए भारत में, 3 स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ में भिलाई,
स्टील प्लांट। दूसरा छत्तीसगढ़ से लगा कौन सा स्टेट है? झारखंड, और झारखंड के नीचे उड़ीसा। तो यहां पे लगाया गया राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट या स्टील संयंत्र। और तीसरा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। भारत के ये 3 प्रमुख स्टील प्लांट किस 5 ईयर प्लान में लगाए गए? तो सेकंड में। ठीक, याद रखना ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई वाला। थोड़े से आगे जाओगे तो फिर राउरकेला आ जाएगा, इट इज इन उड़ीसा, और इट इज इन पश्चिम बंगाल। रेलवे के अपने कारखाने हैं, तो रेलवे के किस कारखाने में वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है? किसी में नहीं, मोदी इन संसद में ही बना दी। तो लिख लो इंटीग्रल रेलवे फैक्ट्री। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66। ठीक है, मॉडल समझ में आ रहा है? 3 लोग शामिल है इसमें, सैंडी, सुखमय और महालनोबिस। तो मॉडल का नाम लिख लो, सैंडी, सुखमय और महालनोबिस। ठीक, तो ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपना प्लान बताया है ना। इसमें थीम क्या था? सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब किस चीज पे फोकस किया गया होगा? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किसे कह सकते हैं? जो इंपोर्ट कम करती हो, है ना, अपन को दूसरे देश से चीजों को कम आयात करना पड़े, यानी अपन इकोनॉमी कैसी हो गई? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। कौन है इस छत पर? अकाल, है ना। तो सबसे पहले ये लिखो, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भीषण सूखा पड़ा, अकाल नहीं लिखना है, सीवियर ड्रॉट। इस समय अवधि में सोचो क्या हुआ? इंडो चाइना वॉर हुआ, तो लिख लो भारत चीन युद्ध। युद्ध हुआ था, लिख लेना भारत पाक युद्ध। इंडो पाक वॉर कब हुआ था? 65 में, ना। अब पाकिस्तान वालों को ये लगा कि भारत अभी अभी एक युद्ध आ रहा है और अभी इनकी वापस से तैयार हुए नहीं होंगे, हम हमला कर देते हैं और जीत जाएंगे। लेकिन पता है जब पाकिस्तान से मैच होता है तो फिर कोई भी, है ना, 11 लोग अगर तुम में से भी खिला दिए जाए इंडिया टीम में तो मैच जीत के आ जाओगे ना, क्योंकि उनसे मैच होता है तो देवीय शक्ति काम करती है ना, हार ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो वही हुआ, पाकिस्तान को हरा दिया है ना, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अब लेकिन ये समझ में आ रहा है, ये बताओ ये सारी समस्याएं अगर चल रही हो तो क्या इकोनॉमी पे ध्यान दे पाएंगे? नहीं, यानी ये वाली जो 5 ईयर प्लान है अपना टोटली क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना। फिर भी इसमें कुछ संस्थाएं बनाई गई, तो वो देखना है। सूखा पड़ा यानी खाने की क्या हो गई होगी? किल्लत। तो खाद्यान्न व्यवस्था को मैनेज करने के लिए एक संस्था बनाई गई, लिखना भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली संस्था का नाम लिखना है, कब बनाई गई? तो लिखना 1965 में। ये ड्रॉट भी इसी साल आया था ना। 5। दूसरी संस्था लिखो एपीसी। क्या है एपीसी? अच्छा, भारत में एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो उसको ये कमीशन है, यही तय करता है ना। तो इसका नाम लिखो कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये भी 1965 में, और फिर आगे 20 साल बाद इसका नाम बदल दिया और इसको कर दिया कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कब किया ये? 1985 में। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। पहले सिर्फ क्या था? कृषि मूल्य आयोग, फिर उसमें सिर्फ एक शब्द और जोड़ दिया, लागत, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। फिर लिख लो यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964। ये जो संस्था है ये म्यूचुअल फंड से संबंधित संस्था है। कोई बताएगा क्या होता है म्यूचुअल फंड? इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क,
तो क्या है म्यूचुअल फंड? अब दो लोग तो चाहिए ना, मैं अकेला कभी भी म्यूचुअल एक्टिविटी कर सकता हूँ क्या? नहीं, म्यूचुअल एक्टिविटी के लिए हमेशा कोई दूसरा पार्टनर होना जरूरी है। तो म्यूचुअल में ये समझ में आ गया, दो लोग हैं, एक लोग वो है जिसका पैसा लगाया जा रहा है और एक लोग वो है जिसको पैसा लगाने का ज्ञान है। मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ज्ञान नहीं है, मैं एक व्यक्ति के पास गया, उसने बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया, म्यूचुअल फंड इकट्ठा किया और फिर उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, है ना। तो म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। जिसको उसमें नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अभी इतना काफी है, पर डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये समझ में आ गया कि अब ये तीन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई उस कारण ये 5 ईयर प्लान क्या हो गया, फेल। और अभी अपन अब कैपेबल नहीं है अगला 5 ईयर प्लान बनाने के। क्यों? क्योंकि अभी अभी इन युद्ध से उभरे, अभी अभी इस अकाल से उभरे। हमारे एकदम से चले गए प्राइम मिनिस्टर कौन, जवाहरलाल नेहरू, और फिर लाल बहादुर शास्त्री भी इसी अवधि में चले गए। और अपन ने देखा लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस पे बहुत बड़ी एक जंग हो गई, है ना। तो पूरा देश इसी में उलझ गया कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, बजाय इसके कि भारत की इकोनॉमी कैसे आगे जाए। तो अब 3 साल तक यानी 66 से 69 तक कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनेगा। उस समय को कहा जाता है योजना अवकाश, यानी योजना बनाने वाली चीज कहां चली गई, छुट्टी पर, प्लान हॉलीडे, है ना। तो अब अपन को 3 साल में देखना है क्या हुआ है और उस समय अवधि को क्या कहा जाएगा, योजना अवकाश। तो हेडिंग डालो, तुम लोग वार्षिक योजना नहीं लिखना, योजना अवकाश हेडिंग डालना, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है 66 से 69 तक, इस समय का क्या नाम दिया अपन ने, योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे। ये जो 3 साल है इस समय को क्या 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 कहा गया है, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के समय में योजना अवकाश, यानी योजना अवकाश हो गया, नहीं बन पाई, ठीक है। इस समय इन 3 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है भारत में, सोचो जरा। इसके पहले क्या घटना हुई, सूखा, सूखे के बाद किस चीज की समस्या, खाने पीने की, और उसी खाने की समस्या की निजात के लिए भारत में कौन सी क्रांति आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो इसी समय आई है ना। तो वो इस योजना अवकाश के दौरान की विशेष बात है, इसलिए लिखना है। इन 3 साल में एक ही अच्छा काम हुआ है और वो है हरित क्रांति। भारत में ये 1966। इससे अपन को 2 तथ्य याद रखना है कि हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया है, विलियम गॉड, विलियम डब्ल्यू से लिखना, विलियम गॉड। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। देख लेना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है कौन, एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। मैक्सिको से अपन जब गेहूं के ऐसे बीज लेके आए जो ज्यादा उत्पादन करते थे और फिर उनसे जो उत्पादन हुआ है वो, हाँ, खरपतवार ने भारत की वनस्पति को नुकसान पहुंचाया है ना, क्योंकि वो ऐसे खरपतवार थे वो जहां पहुंचते थे फिर वहां की स्थानीय वनस्पति को खराब कर देते। तो ये हरित क्रांति का एक अपन को नुकसान भी हुआ है। उस घास का नाम याद नहीं आ रहा हमें, शायद पार्थिनियम है ना, पार्थिनियम ग्रास है। तो वो ग्रास तुम लोगों ने देखी। अच्छा, एक गांव में तुम लोगों ने छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल देखे होंगे जो बहुत सुंदर लगते हैं ना, और वो कोई उगाता नहीं है, वो खरपतवार ही है ना। और वो जहां उगते हैं फिर वहां दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उस मिट्टी का सारा पोषण खुद ही ले लेते हैं। तो वो अच्छी चीज नहीं है ना, अपन जाते हैं तो तोड़ लेते हैं या जो भी उससे हरकत करते हैं, वो अच्छी ग्रास नहीं है ना, वो अतिक्रमण कर लेती है दूसरे वेजिटेशन का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर 3 साल में सब कुछ सही हो गया, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हो गई और अब भारत की अगली पंचवर्षीय योजना बनेगी कौन सी, चतुर्थ। हेडिंग डालो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल है डी.आर. गॉडगिल, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। चूंकि 6 याद रखना है, मॉडल भी और थीम भी। क्या लिखी हुई थीम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। तो लिखना स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। अब विकास की ऐसी रणनीति बनाना है जिसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, है ना। ऐसा ना हो कि एक साल बहुत विकास कर लिया और अगली साल वापस नीचे आ गए, स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना, ठीक है। तो देखते हैं 69 से 74 तक कौन सी मेजर घटना हुई। तो कौन सी मेजर घटना हुई, एक तो भारत पाक युद्ध हुआ, दूसरा जिसमें कौन सा नया देश बना, बांग्लादेश। पहली मेजर घटना तो लिख लो भारत पाक युद्ध। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना क्यों हुई, भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और इस परीक्षण का क्या नाम था, स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इस परीक्षण का नाम था। हुआ कब है ये, 18 मई कौन सा महीना है, 5, है ना, 18 मई 1974 को हुआ ये कंडक्ट।
पोखरण राजस्थान है ना, तो लिख लेना पोखरण रेंज इस्माइल। 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं ना, एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय होगा, उन्होंने जो किया था उसका क्या नाम था? नहीं, शक्ति नाम था, है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। इसमें एक ही अच्छा काम हुआ है और वो ये काम हुआ है कि इंदिरा गांधी ने जो भारत के 14 बड़े बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी अब वो प्राइवेट व्यक्ति के पास ना रह के अब वो बैंक किसके पास आ गए? सरकार के पास। नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है? अब उस संपत्ति को या एसेट को किसके कंट्रोल में ले लिया गया है? गवर्नमेंट के ना। तो यही लिखना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कितने बैंकों का हुआ था? 40। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कब हुआ था? तो पूरी डेट लिखना है इसकी, 19 जुलाई 1969। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, यानी ये 14 बैंक अब किसके कंट्रोल में आ गए? गवर्नमेंट। किन बैंकों का हुआ था जिनका इंदिरा गांधी का मन था या कुछ शर्त थी? तो ये शर्त थी जिसके पास 50 करोड़ रुपए जमा पूंजी है या जिसके पास टोटल संपत्ति 50 करोड़ रुपए की है, अब वो उस व्यक्ति के नहीं रहे, अब वो किसके हो गए? गवर्नमेंट के ना। तो ये लिख लो, किन 14 बैंकों को किया था? जिनकी जमा पूंजी या जिनका डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ था। फिर इसलिए बैंकों को इंदिरा गांधी ने अपने पास लिया क्योंकि वो बैंकों की वित्तीय सर्विसेज को गांव तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अपन ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना बहुत बड़ा, जयप्रकाश नारायण ने किया था जो, और फिर उसी कारण क्या लगी थी भारत में? इमरजेंसी। तो कुछ लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे वो इस कदम के बाद खड़े हुए थे, यानी ये उनका पहला कदम था जिसने लोगों को नाराज किया। क्योंकि आप किसी के बैंक को जब अपने हैंड ओवर ले लोगे तो वो व्यक्ति तो असंतुष्ट होगा ना, और फिर उन लोगों का असंतुष्ट इतना ज्यादा बढ़ गया 6 साल में धीरे धीरे कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और फिर उस आंदोलन के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन कराए और इंदिरा गांधी वो इलेक्शन हार गए, है ना। तो इसको मानते हैं कि ये पहला काम था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा किया था। ये 14 बैंक लिखे हैं, इनमें से तुम 2-3 बैंक लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, है ना। उसमें एक बैंक लिखना है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पहला। दूसरा लिखना है पंजाब नेशनल बैंक, और एक लिखना है बैंक ऑफ इंडिया, BOI।